Suprabhat everyone. Students, today we will discuss our class plus 2 visitors, the third level lesson first, written by Jack Finney. Jack Finney, the author, is a science fiction writer and he has gained so many achievements for his writings. So many rewards are given to him, conferred on him. In this lesson, we will discuss on these main themes: time travel, escapism, and modernization invites problems. These will be our three main themes in this lesson that will come across while we will have a study of the lesson. टाइम ट्रेवल क्या होता है? जब हम किसी प्रेजेंट से या इस टाइम से पास्ट में या फ्यूचर में चले जाएं, उसको हम टाइम ट्रेवल कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि अगर आपको एक बार मौका मिले, आप कहाँ जाना चाहेंगे, तो आपकी मर्जी है। आप स्वर्गलोक में भी जाके देख सकते हैं, या आप हमारा 1914 से पहले, 1900 से पहले, या जो आदिकाल युग था उसके अंदर आप जा सकते हैं। जहां भी आपकी मर्जी, उस टाइम को आप फील कर सकते हैं। तो ऐसे ही टाइम ट्रैवल के बारे में इसमें दिखाया गया है कि कैसे इंसान पास्ट के अंदर या फ्यूचर के अंदर जाने के सपने देखता रहता है, क्या होगा इसके बारे में कोई चीज पहले सोची जाती है, तभी उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे 9th क्लास के अंदर एक लेसन भी है, द फन दे हैड, उसके अंदर वो 2157 के बारे में बताएंगे। जैसा अब कोरोना काल में हम देख रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी हो रही है, तो उस टाइम पे भी बच्चे क्या करेंगे, वो घर पे बैठे बैठे उनके रोबोटिक्स टीचर होंगे और उन्हीं के वही उनको पढ़ाएंगे, वही उनके होमवर्क चेक करेंगे, और बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं जाएंगे, घर पे ही रहेंगे। तो इसी प्रकार जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है, वो एकदम से कहां चला जाता है, पास्ट के अंदर जाना चाहता है, क्योंकि वो प्रेजेंट से काफी दुखी है। एस्केपिज्म, अब हम जब दुखी होते हैं तो दुखी होने के कारण हमारे मन में ये होता है कि कुछ भी हो, मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तो हम कल्पना की दुनिया में चले जाते हैं, और उस कल्पना की दुनिया में हम अच्छे सपने देखते हैं, या अच्छी जो हमारी यादें होते हैं उनको याद करते हैं, जो हमारे को उस दुख से उभरने में हेल्प करती है। जैसे कि हमारा जो प्रोटैगोनिस्ट है, वो इस काम को अंजाम देता है। मॉडर्नाइजेशन इनवाइट्स प्रॉब्लम्स, हम जिसको आधुनिकवाद कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन कहते हैं कि साइंस ने इतनी ग्रोथ कर ली है, लेकिन उस ग्रोथ के बावजूद भी हम बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं। अब इस लेसन के अंदर जब वो पास्ट में जाता है तो बड़ा खुश महसूस करता है, उस टाइम को वो अच्छे एनालाइज करता है। लेकिन आप देखते हैं कि इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हमारे मन में बहुत सारी मेटेरियलिस्टिक एस्पायरेशंस घर कर जाती हैं, इच्छाएं घर कर जाती हैं। किसी का सपना आईएएस बनने का है, किसी का डॉक्टर बनने का, किसी का इंजीनियर बनने का है, किसी का प्रोफेसर बनने का है। हमारे अलग अलग सपने हैं, और फिर हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो उस कंपटीशन के अंदर हमारे माइंड के ऊपर मेंटली बर्डन आ जाता है, और उस मेंटली बर्डन के अंदर हमारे को बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है, उनको हम जन्म दे देते हैं, और वो अब हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाती है, जिसके कारण फिर से हम अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में, कोजी जोन में जाने का प्रयास करते हैं। और वहां पे जाने के लिए हमारी हेल्प और कोई नहीं करता। कौन करता है? हमारी इमेजिनेशन करती है। अब इस लेसन के अंदर अलग अलग पॉइंट्स बनाए हैं जो हमारे को लास्ट तक लेके जाएंगे कि कहां पे किसके साथ क्या हुआ। कटनी पड़ेगी भैया। जैसा कि हमारा टाइटल ही इसके ऊपर है, थर्ड लेवल एक रेलवे स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो अमेरिका का है। जैसे हमारे देश के अंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सबसे बड़ा है, इसी प्रकार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वहां का अमेरिका का काफी बिजी प्लेस है। और वहां पे तो एक कहावत भी है कि ही इज एज बिजी एज द ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनस, जैसे वो बिजी है इतना बिजी वो है, उसके बारे में कहावत है। तो वो हमारा जो चार्ली है, प्रोटैगोनिस्ट है, वो ये कहता है कि मैं थर्ड लेवल के ऊपर गया और वहां पे मैंने क्या देखा, वहां पे जो पुरानी चीजें हैं थर्ड लेवल के संबंधित हैं वो चीजें हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये आती है कि वहां के जितने भी इंचार्जेस हैं,
जितने भी वहां पे रेलवे के हेड्स हैं वो अपनी टाइम टेबल सारणी के ऊपर, टाइम टेबल के ऊपर हाथ रख के कसम खा सकते हैं। जैसे हम अपने यहाँ पे कहते हैं कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, क्योंकि वो हमारे लिए पाया सा पवित्र है। इसी प्रकार वो ये लोग कहेंगे कि ये जो रोजी रोटी का संसाधन है हमारा टाइम टेबल, हम इस पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हमारे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ 2 लेवल हैं, 2 स्टेजेस हैं। तीसरी स्टेज तो उसकी वहां पे है ही नहीं, विराजमान ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन वो कहता नहीं मैं 3rd लेवल पे गया। जब उसकी ये बात उसने अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त जिसका नाम सैम वेनर है उसको बताई, जैसे हम कहें कि मानसिक प्रॉब्लम हो गई तो हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, उसको बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे घटना है, तो उसने कहा कि श्रीमान आप प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर काफी दुखी हैं, हो सकता है आपके ऊपर कुछ ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज इंपोज कर दी गई हैं और जिनको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वहां से भागने के लिए आप अलग अलग जगह पे शरण लेना चाहते हैं और वो शरण हो सकती है आपने 3rd लेवल के रूप में मान लियो। जैसे स्टूडेंट्स आपके स्कूल में जितनी भी स्टोरी की बिल्डिंग है, अपने स्कूल में 3 स्टोरीज बिल्डिंग है, मैं आपसे कहूं कि अपने स्कूल में 4थी मंजिल भी है। हाँ 4थी मंजिल है, उसके ऊपर 2-3 रूम है जिनमें कोई व्यक्ति रहता है, लेकिन मैं कहूं कि इधर वाले रूम्स में आप पढ़ रहे हैं, इधर वाले में 4थी और 5वीं मंजिल भी है और उसके ऊपर बच्चे साइंटिफिक इन्वेंशन करते हैं। तो आप कहोगे कि सर तो पगला गए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम हर रोज देखते हैं स्कूल में ऐसे ही है। तो इसी प्रकार उसको कहा कि भाई साहब आप मेंटली थोड़े से हरासमेंट है, परेशान है। जैसे ही ये बात सुनी तो एकदम से चार्ली की जो वाइफ है, प्रोटैगनिस्ट की जो वाइफ है, वो एकदम बड़ी दुखी हुई कि आप दुखी क्यों हैं, क्या मैं घर पे आपको टॉर्चर करती हूँ, हरासमेंट करती हूँ? तो सैम वेनर जो साइकेट्रिस्ट है वो बड़ा समझदार आदमी और वो कहता है कि नहीं जी, ये आपके कारण परेशान नहीं है, इनकी परेशानी का कारण है इनके ऊपर जो बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज इंपोज किया गया है वो इनको दुखी करता है। तो साइकेट्रिस्ट ने जब ये बात कही तो उसके साथ चार्ली के जो दोस्त थे वो भी इस बात पे सहमत हो गए, एग्री हो गए कि हाँ ये स्टैम्प कलेक्शन करता है और स्टैम्प कलेक्शन इसको पास्ट में ले जाती है, जो पास्ट का सहारा है। स्टूडेंट्स जब आप देखते हो कि आपको अपने बचपन का कोई फोटो नजर आ जाता है तो हम उस फोटो को देख के अपनी उन्हीं यादों में चले जाते हैं जो जो एक्टिविटीज उस टाइम पे करते थे। तो इसी प्रकार जब ये स्टैम्प कलेक्शन को देखता है, स्टैम्प कलेक्शन क्या होती है, जो फर्स्ट डे पहले ही दिन कोई स्टैम्प इश्यू की जाती है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो उसको कोई भी व्यक्ति वहां से जाके ले लेता है और वो स्टैम्प कलेक्शन उसका हो जाता है। तो उसके दोस्त इस बात पे सहमत होते हैं, लेकिन वो इस बात पे भी सहमत नहीं होता। कहता है चलिए आपने मेरे ऊपर तो ये एलिगेशन इल्जाम लगा दिया कि मैं प्रेजेंट सिचुएशन के कारण सेटिस्फाई नहीं हूँ, दुखी हूँ, जिसके कारण मैं पास में जाता हूँ, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर जिन्होंने मेरे को स्टैम्प कलेक्शन करना सिखाया था वो तो पास में उस शांति प्रिय समय में जी रहे थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी इस काम को करते थे, उनको किस चीज की चिंता थी? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इस बात को नकार देता है, लेकिन फिर भी उनके सजेशन पे वो 3rd लेवल के बारे में सोचना बंद कर देता है। लेकिन अब वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन देता है किसका? 3rd लेवल का, कि जब वो वहां पे गया उसने क्या देखा 3rd लेवल के ऊपर, की जब मैं पहले 1st लेवल पे, 2nd लेवल पे और 2nd लेवल से एक तंग से रास्ते में गया, टनल में गया, वहां पे एक बार तो कोई नजर नहीं आया, फिर कुछ आवाजें सुनाई दी उसको, पांव की आवाजें दी, फिर उसने सोचा कोई ना कोई आ रहा है और धीरे धीरे करके वो पुराने जमाने के जो एंशिएंट टाइम की चीजें हैं उसका एक्सप्लेनेशन करता है, हमारे सामने एक सजीव चित्रित करता है कि कैसे वहां पे छोटे छोटे उनके ऑफिस थे, लोग कैसे पुराने कपड़े पहनते थे, कैसे पुराना स्टाइल था। जैसे आजकल हमने एलईडी बल्ब तक हम पहुंच गए हैं, इससे भी आगे चले गए हैं, लेकिन वहां पे लैंप थे जो फ्लिकर कर रहे थे, टिमटिमा रहे थे, और लोगों का जो पहनावा सब चीजें पुरानी सी हैं और उनकी जो ट्रेन है वो भी पुराने जमाने की। आज के दिन हम मेट्रो तक आ गए हैं, मोनो रेल तक आ गए हैं, लेकिन वहां पे वो पुराने जो छुक वाले रेलगाड़ी, तेल कोयले वाली थी, वो चीजें दिखाई गई और वो भी छोटी छोटी कम जिसके अंदर पैसेंजर जा सकते हैं, इस प्रकार की जो नैरो गेज की वहां पे चलती थी वो एक्सप्लेनेशन दिया है।
फिर वो कहता है कि वहां पे जब मैंने देखा वहां पे जो स्पिटून्स हैं वो भी ब्रास के हैं, लोगों ने जो पहनावा है वो भी एंशिएंट टाइम का है। आज के दिन हमारा आप देखते हैं मॉडर्नाइजेशन के साथ जो पहनावा है वो समय के साथ बदलता जाता है। तो हम 10-15 साल पहले जाएंगे कुछ और स्टाइल होगा, उससे 15 साल और पीछे जाएंगे तो स्टाइल कुछ और होगा। तो वो एक्सप्लेन करता है। ये सब देखते देखते अब उसको पक्का विश्वास हो जाए कि हाँ मैं यही हूँ, वो हमारे को भी विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि मैंने वहां पे चलते एक न्यूज़पेपर देखा जिसका नाम द वर्ल्ड था। द वर्ल्ड न्यूज़पेपर 11 जून 1894 को उस टाइम पे छपता था, उसके ऊपर डेट की प्रिंटिंग की। जैसे अब हम देखें कोई न्यूज़पेपर जो बंद हो गया है छपना और उसके बारे में बात करें तो हम पास्ट में जाएंगे। तो इसलिए अपनी बात को पक्का करने के लिए कि हाँ मैं वहां गया था, वो इसका भी रेफरेंस देता है। फिर ये सब चीजें देखते हुए उसने सोचा मैं अच्छी जगह आ गया हूं और मैं वापस कहाँ जाना चाहता हूँ, गेल्सबर्ग जाना चाहता हूँ। तो उसके बाद वहां की वो टिकट लेना चाहता है और वहां पे जाके वो कहता है कि भाई साहब मुझे टिकट दे दीजिए। और जो टिकट कलेक्टर वहां बैठा हुआ था उसने कहा कि आप पैसा दीजिए। जब वो पैसे के लिए कहता उसने सोचा कि कितने पैसे दूं, तो उसने बता दिया आपका इतना चार्जेस होगा। और वो चार्जेस सोचता मेरे पास तो सफिशिएंट है और वो निकाल के जैसे ही दिए तो वो टिकट कलेक्टर उसकी तरफ सीरियस साइड देखता है, नजरों से देखता है कि भाई डूबियस डाउटफुल है कि क्या कर रहा है। अब जैसे हम देखते हैं हमारे देश के अंदर भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने नोटबंदी की थी, डिमोनेटाइजेशन किया था। और अब अगर आप दुकान पे जाके पुराने 500 या 1000 के नोट दो तो क्या कोई आपको सामान देगा, कहेगा क्यों बेवकूफ बना रहे हो। इसी प्रकार उस टाइम पे जब वो इतना आगे और पास में चला गया है तो कहता है ये करेंसी तो हमारे यहाँ है ही नहीं और अगर आप मेरे को बेवकूफ बनाने का प्रयास करोगे तो आपको मैं सीधा का सीधा पुलिस को पकड़वा दूंगा, आप दूर नहीं जा पाओगे। वो उसको डराता है तो वो भी सोचता है कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई है। अब वो एकदम से ये सोचता है कि मैं गेल्सबर्ग जाता तो 1894 में गेल्सबर्ग कैसा था। दुनिया ने उस समय तक कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं देखा था क्योंकि दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, एक 1914 में और एक 1939 में। 1914 और 1939 में 2 वर्ल्ड वॉर हुए लेकिन 1894 तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे एक और बात ये बताता है कि जो वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर हो या कोई भी वॉर हो, ये हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। कहीं पे भी आप देख लेना लड़ाई होगी तो बहुत सारा नुकसान होता है, गरीबी आती है, भूखमरी आती है, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अटैक के कारण वो डिकंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, हमारा इंफ्रा डिकंस्ट्रक्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और उसके बाद हमारा टाइम उसमें लगता है और हम उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए जो हमारी मिडिल और लोअर क्लास है वो बहुत ज्यादा सफर करती है। तो वो देखता है कि 1894 का गेल्सबर्ग बड़ा ही ब्यूटीफुल था, अट्रैक्टिव था। वहां की जो इवनिंग थी समर की वो काफी लंबी होती थी। लेडीज और जेंट्स आपस में पार्क्स में जाते थे, बहुत सारा डिस्कशन करते थे। और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि उस टाइम पे उनके जो फैन थे वो किसके, पेपर के या लीव्स के बने हुए होते थे, पत्तों के बने हुए होते थे। मशीनी युग नहीं था लेकिन लोगों के मध्य में दूरियां नहीं थी, बहुत ज्यादा नजदीकियां थी। अब वहां पे उसने देखा कि भाई ये सब चीजें हैं और मैं तो वहां जाना चाहता हूँ, अपनी वाइफ के साथ जाऊंगा। उसने सपना संजो लिया, वो वहां से आया, आके उसने उसके पास जो करेंसी थी उस करेंसी को दोबारा से चेंज करवाया कि भाई मैं पुरानी करेंसी ले लूं, और वो पुरानी करेंसी उसको कम में मिली। अब आपने दादा परदादा नानी परनानी के पास आप बैठे हो और कभी उनसे कहानी सुनी हो, वो आपको बताते हैं कि हमारे जमाने में हम 1 रुपया लेके जाते थे और इतना सामान ले आते थे और हमारे पास पैसे भी बच जाते थे। तो हम बच्चे भी मजाक के तौर पे कह देते हैं कि वहां पे 2 ही बातें होंगी, या तो सामान इतना सस्ता होगा या आप चोर टाइप के होंगे जो चीजों को चुरा ले आते होंगे, क्योंकि 1 रुपए में कैसे आएगा। क्योंकि आज के दिन अगर हम 1000 रुपए लेके जाए तब भी थोड़ा सा सामान आएगा और पैसे हो सकता है हमारे खत्म भी हो जाए। तो महंगाई हो गई है, लेकिन उस टाइम पे जब पैसे की वैल्यू कम थी तो वहां पे सामान की जो कमोडिटी थी वो भी कम दाम पे मिलती थी। उसने ओल्ड करेंसी ली जो थोड़ी सी कम मिली लेकिन वो सेटिस्फाइड है। और वो ये बात बताने के लिए ये सारी चीजें उसने अब तक अपने दोस्त साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम वेनर को नहीं बताई थी। लेकिन सैम वेनर भी तो एक इंसान है, वो गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। वहां पे जाके उसने उसके बारे में जानना चाहा तो उसको कुछ नहीं मिला, वो दुखी हो गया आखिरकार।
अपने स्टैम्प कलेक्शन में लग जाता है और उसके स्टैम्प कलेक्शन के अंदर उसको एक लेटर मिलता है जो सैम वेनर के द्वारा भेजा गया है और डेट है 18 जुलाई 1894। अब हम सोचेंगे सैम वेनर कहाँ चला गया, वो तो साइकेट्रिस्ट है। अब साइकेट्रिस्ट है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही, ह्यूमन बीइंग ही, उसके ऊपर सारी चीजों का प्रभाव ऐसे होता है जैसे कि आम आदमी के ऊपर, वो भी तो एक आम आदमी है, बेशक बीमारियों का इलाज करता हो। जैसे आप इस टाइम पे देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको भी तो कोरोना हो जाता है। इसी प्रकार ये भी यहाँ पे जो मेंटल बर्डन है इस दुनिया का, मॉडर्नाइजेशन का, उसका शिकार हुआ और उसकी बातें सुन सुन के उसने सोचा कि वो गांव का बच्चा था और वो गेट्स बाग में रहता था, उसने बचपन की सारी कहानियां सुनाई दी। वो शांति प्रिय जगह होगी जहां पे जाके मैं अपने आप को सेटिस्फैक्ट्री, आरामदायक रख सकता हूं। तो उसने अब सैम ने चार्ली को लेटर लिखा कि चार्ली मेरे दोस्त, मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, आप और आपकी वाइफ लुइजा दोनों के दोनों पहुंच जाइए, ये एक अच्छी जगह है। और उसके बारे में ये भी पता चला कि सैम वेनर ने अपनी जो करेंसी थी उसको ओल्ड करेंसी में बदलवा लिया और वहां पे जाके उसने हे बिजनेस किया, हे स्टैक। ये क्या होता है, पशुओं के चारे के लिए होता है, क्योंकि वहां पे उस जमाने में जब मानसिक शांति है तो लोगों को दिमागी बीमारी तो कोई होगी नहीं, साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम तो कोई होगी नहीं और उसका साइकेट्रिस्ट का प्रोफेशन चलेगा नहीं, इसलिए उसने क्या किया, ये प्रोफेशन अपना लिया। अब यहाँ पे जो लेटर का रेफरेंस है ये हमें ये जताता है कि शायद थर्ड लेवल वास्तव में एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप याद रखिए वो 1894 में कैसे चला गया। अब आप अगर 1914 का कोई लेटर लिखते हैं किसी को तो क्या पॉसिबल है, क्योंकि 1914 में जिसके बारे में आप अब लिखोगे, एक तो आप पैदा नहीं हुए और किसी टाइम के अपने साथी को लिखोगे तो वो कौन सा पैदा हो गया आपको कैसे पता चलेगा, उसका नाम क्या होगा, कहां पे वो पैदा होगा। इसलिए सारी की सारी चीजें सिर्फ चार्ली ने अपने मत को पक्का करने के लिए कि हाँ थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, हमारे को बेवकूफ बनाने के लिए, आप कह सकते हो विश्वास जताने के लिए ये लेटर लिखा है। अदरवाइज वास्तव में थर्ड लेवल कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ दो लेवल है। थर्ड लेवल उसके एस्केपिज्म का सोर्स है, वो वहां पे गायब होना चाहता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसलिए ध्यान से सुने और पढ़ें। The third level by Jack Finney. Before you reach, have you ever had any curious होता strange experience which others find hard to believe? क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है जिसको दूसरे लोग विश्वास ना करें? अब आप 11th क्लास का एक लेसन याद कर सकते हैं, द एडवेंचर। उसके अंदर भी हमारा जो प्रोटेगोनिस्ट था वो ये मानता है कि 1857 की क्रांति या जो पानीपत की लड़ाइयां उसमें मराठे जीत गए थे और उन्होंने अंग्रेजों को आगे बढ़ने नहीं दिया और भारत के अंदर मराठों का साम्राज्य था वो पास्ट में चला गया था, जो मैकेनिज्म था वही यहाँ पे लागू हो रहा है। तो ये कहता है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है जिसको अगर आप दूसरों के सामने बताओ तो दूसरे कहें नहीं, यू आर टेलिंग अ लाई, इट इज नॉट पॉसिबल। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, द न्यू हेवन एंड Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. वो ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट्स, प्रधान, वहां के मुखिया हैं, वो न्यूयॉर्क सेंट्रल, ये सारे रेलवे स्टेशन है जो वहां के मेन है, एंड द न्यूयॉर्क, द न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वीयर होता है कसम उठाना, शपथ लेना, ऑन अ स्टैक होता है पायल, ढेर, ऑफ टाइम टेबल्स, उनके पास जो टाइम टेबल सारणी है उसमें देख के कसम खाएंगे कि हमारी जो ट्रेन चलती है, आवागमन होता है वो 2 लेवल का ही होता है, दैट देयर आर ओनली 2, कि सिर्फ 2 ही लेवल एग्जिस्ट करते हैं। बट आई से देयर आर 3, लेकिन वो चार्ली कहता है, मैं कहता हूं कि 3 लेवल एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं खुद जाके देख के आया हूं। अगर मैंने सुना होता तो शायद मैं बिलीव ना करता, लेकिन जब जाके देख लिया है तो मैं कैसे आपकी बात मान लूं कि 2 ही है। इसलिए मैं उसके ऊपर एडामेंट डॉग्ड हूं कि थर्ड सेंट्रल स्टेशन भी वहां पे एग्जिस्ट है, थर्ड लेवल है। यस आई हैव टेकन, बट आई से देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, में गया हूं। यस
आई हैव टेकन द ऑब्वियस, ऑब्वियस होता स्पष्ट, हम कहते हैं अपनी सेंसेस के अंदर होशो हवास में कि मैंने वहां पे कदम रखा है। आई टॉक्ड टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, मैंने अपने एक मनोवैज्ञानिक दोस्त से बात की कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप इस समस्या से मेरे को समाधान दिलाइए, निजात दिलाइए। आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड अमंग अदर्स, और जो दोस्त है उन दोस्तों में एक दोस्त उसका साइकियाट्रिस्ट भी था। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और उसने बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल है। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि आपके स्कूल जितनी मंजिल है उसके अलावा एक और की कोई बात करे तो आप भी कहोगे क्यों बेवकूफ बना रहे हो। इसलिए सैम वेनर भी उस चीज से एक्वेंटेड था, फेमिलियर था कि वहां पे सिर्फ दो ही हैं। एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम, वेकिंग ड्रीम होता है कि एक ऐसी विश जो हमारे सपने को साकार कर देती है, ऐसा जताए कि हम बेफालतू में एक ऐसी कोई इच्छा मांगी है जो कंप्लीट नहीं हो सकती लेकिन वो कंप्लीट हो गई। He said, I was unhappy. अब उसको सैम वेनर समझाता है कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बर्डन के कारण अनहैप्पी हैं, दुखी हैं। That made my wife kind of mad. ये बात सुनते ही उसकी वाइफ, चार्ली की वाइफ जैसे पागल हो गई है, कहती है कि ऐसे कैसे दुखी हैं, मैंने तो इनको कोई कुछ कहा ही नहीं, हमारे घर पे बिल्कुल शांति रहती है। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity. ये बात साइकियाट्रिस्ट एकदम से समझ गया कि ये बात तेरे ऊपर उल्टी पड़ सकती है, इसलिए वो कहता कि नहीं, जो मॉडर्न वर्ल्ड है दैट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, मतलब उसके अंदर इंसान अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता, असुरक्षित है। वो असुरक्षित किस चीज के लिए हो सकता है, उसके ऊपर असोल्ट हो जाए तो जान जा सकती है, और आज वो जॉब पे गया, उसका मालिक उसको मना कर दे तो जॉब की हो सकती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, बट ही एक्सप्लेन्ड दैट he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. क्या क्या है, भय, लड़ाइयां, चिंताएं एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बाकी जो चीजें हमारी सराउंडिंग में है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और यही कारण है कि मैं वहां से गायब होना चाहता हूं। वेल हु डजंट, तो कहता कि ये तो प्रॉब्लम सबके साथ है, जो इस दुनिया में जी रहे हैं सभी के साथ तो एक जैसा इन्वायरमेंट है, एक जैसी चीजें हैं, तो मैं ही अकेला ऐसा क्यों, हर कोई जाना चाहता है। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर कोई जिसको मैं जानता हूं वो यहां से भागना चाहता है, मीन्स ही वांट टू लिव इन द ड्रीम वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, बट दे डू नॉट वंडर, वंडर होता है मूव हियर एंड देयर, वंडरिंग घूमना, डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन उनमें से कोई भी थर्ड सेंट्रल स्टेशन पे नहीं गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे नहीं गया। अब कैसे जाएगा, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग इमेजिनेशन होती है, कोई कुछ सोचेगा कोई कुछ सोचेगा, बट दैट इज द रीजन ही सेड, वो कहता यही तो कारण है। एंड माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, कारण क्या है अब वो यहाँ पे वो बताएगा, और उसके सारे दोस्त भी सहमत हो गए कि हाँ ये बात तो सच लगती है जिसके कारण ऐसा हुआ है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और सारी बातें इस चीज की तरफ संकेत करती हैं कि मैं पास के अंदर हार्बर करना चाहता हूं, रिफ्यूज लेना चाहता हूं, सर लेना चाहता हूं। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। माय स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, कि उन्होंने उदाहरण दिया, एक तो मैं जो स्टैम्प कलेक्शन करता हूं वो पास्ट की चीजें और मुझे पास्ट में ले जाती हैं, दैट इज अ टेम्परेरी रिफ्यूज, वो एक टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए सहन है, जब तक आप उनको देखोगे, जैसा आपको बताया था, अगर आप अपने बचपन का फोटो देखते हो तो उन यादों में चले जाते हो। जब आप सोच रहे हो तुरंत आपकी मम्मी पापा या कोई भी आपको बीच में इंटरप्ट करता है, टोक देता है, तो एकदम से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, तो इसलिए उसने टेम्परेरी रिफ्यूज कहा है फ्रॉम रियलिटी। वेल मे बी, वो कहता है ठीक आपकी बात मान ली, हो गया होगा, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि मेरे जो दादाजी थे उनको तो वास्तविकता से भागने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि एट दैट टाइम देयर वाज टोटली पीस, शांति थी, एंड सीरेनिटी, थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल, क्योंकि उस समय पे हर चीज अच्छी थी और इतना बर्डन किसी के ऊपर नहीं था, इतना कंपटीशन लोगों के मध्य नहीं था। इन हिज डे, उसके समय में, फ्रॉम ऑल आई हियर, जो भी मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उसी ने तो मेरा कलेक्शन, जो स्टैम्प कलेक्शन की आदत है, हैबिट है, उसी से मिली है। अब आप देखेंगे घर का जो बड़ा आदमी कोई काम करता है तो उसकी देखम देख छोटे बच्चे भी वही काम सीख जाते हैं। तो इसी प्रकार चार्ली को ये चीज हेरिटेज इनहेरिटेंस में मिली थी दादाजी से। इट इज अ नाइस कलेक्शन टू, और वो कहता है दादाजी ने जो मेरे को दिया वो एक अच्छा कलेक्शन भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ पर्टिकुलर प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, वो कहता ब्लॉक्स ऑफ 4, मतलब उसके अंदर एकदम से एक नहीं है टिकट, वो 4 टिकट का एक ब्लॉक है, समूह है।
जैसे इसके अंदर ऐसे हो, और जो उसको टाइपिंग होती है इस प्रकार से, उसके ऊपर ओरिजिनलिटी सारी चीजें यूं की है, चार का वो ग्लोब उसने रखा हुआ है। एवरी यूएस इश्यू फर्स्ट डे कवर्स, और फर्स्ट डे कवर क्या होता है, पहले दिन जब कोई भी पोस्ट टिकट इश्यू की जाती है तो लोग वहां पे पोस्ट ऑफिस में जाके नई टिकट को परचेज करते हैं और एक एनवलप लेके उसके अंदर ब्लैंक कोई भी पेपर डाल देते हैं और उसके ऊपर अपना एड्रेस लिख के घर पे भेज देते हैं, ताकि वो एक प्रूफ हो जाए। तो कि जब वो अपने घर भेजेंगे तो वहां पे पोस्ट ऑफिस की स्टैंप की डेट लग जाती है और वो प्रूफ होता है कि इस दिन इसको इश्यू किया गया था और मैंने लिया। वही होता है और कुछ नहीं होता फर्स्ट डे कवर में, एंड सो ऑन। और इस प्रकार प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो, तो वो कहता अपने आप को डिफेंड करते हुए कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी तो स्टैम्प कलेक्शन करता था, उसको क्या प्रॉब्लम थी। एनीवे, कोई भी बात हो, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब वो बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल पे जब वो गया उसने क्या क्या देखा और क्या क्या घटनाएं घटित हुई। वन नाइट लास्ट समर की बात है, एक शाम इवनिंग आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मेरे को ऑफिस में काफी देर तक काम करना पड़ा। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन, अब वो लेट हो गया तो घर जाने की जल्दी भी होगी, इसलिए वो अप टाउन होता है बेटा जहां पे हम रहते हैं, हमारा रेजिडेंशियल एरिया, लेकिन वो सिटी से काफी दूर हो। अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मेरे रिहायशी क्षेत्र में। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे होता है जो अंडरग्राउंड चलती है, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस की तुलना में ज्यादा तेज चलती है। तो अब आप देखिए सबवे और बस दो कंपैरिजन आ गए। बस स्लो चलती है मींस हमारे को एंशिएंट टाइम में ले जाती है, सबवे जो तेज चलती है वो हमारे को प्रेजेंट टाइम में ले आई, मींस मॉडर्नाइजेशन में हमारे को बहुत ज्यादा गतिमान रहना होता है, फास्ट चलना होता है। ये कंपैरिजन कर दिया प्रेजेंट और पास्ट का कि कैसे टाइम हमारे लिए मॉडर्नाइजेशन नए नए प्रॉब्लम्स को इनवाइट करता है। नाउ आई डू नॉट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, और वो कहता है कि अब मेरे समझ में नहीं आया, जब मैं वहां गया और सबवे पे गया ट्रेन लेना चाहता था, अब मेरे साथ आगे की जो घटना घटित हुई वो क्यों हुई। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, ऑर्डिनरी होता है सिंपल साधारण, गाय होता है मेल पुरुष, एक इंसान नेम्ड चार्ली, और मेरा नाम क्या है, चार्ली है, 31 years old, मेरी उम्र 31 years है, एंड आई वॉज वियरिंग a tan gabardine suit and straw hat, और मैंने क्या क्या पहन रखा है वो अपना फिजिकल अपीयरेंस एक्सप्लेन करता है विद अ फैंसी बैंड, उसके हेड के ऊपर एक फैंसी बैंड लगा हुआ है। आई पास्ड a dozen men who look just like me, और जब वो वहां से गया अभी तक वो प्रेजेंट में ही था, फर्स्ट लेवल पे ही था, तो कहता मेरे जैसे मेरे को लगभग 1 दर्जन 12 के 13 इंसान मिले, एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और अब वो किसी से भी एस्केप होना नहीं चाहता है। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा, ये उसकी वाइफ है कि मैं तो अपनी वाइफ लुइजा के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मे बी ड्यू टू हिज वे लेट बीइंग लेट शी वॉज इन वरी, वो चिंता में होगी, एंड ही वांट टू गो देयर एंड अकम्पनी हर, मे बी ही वांट टू हेल्प हर इन हर domestic cause. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. ये एवेन्यू होता पथ रास्ता, वो वहां से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। अब वो फर्स्ट लेवल से सीढ़ियों से नीचे उतरता है, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th century, और वहां पे आपको 20वीं सदी की जैसी ट्रेन मिलेंगी। Then I walked down another flight to the second level. फिर वो सेकंड लेवल पे चल के गया। अब ये देखिए हमारे को स्टेप बाय स्टेप बताता है कैसे हमने प्रोग्रेस की है। फर्स्ट लेवल पे मॉडर्न ट्रेन हैं, सेकंड लेवल पे गया वेयर द सब अर्बन मीन्स उपनगरीय, वहां पे उनके नगर के अंदर चलने वाली ट्रेन लीव फ्रॉम डक्ड इनटू द डाइड, मतलब झुके नीचे जाना। एन आर्क डोरवे, आर्क होता है ऐसे मुड़ा हुआ, तो एक रास्ते से हेडिंग फॉर द सबवे, वहां से वो भूमिगत रास्ता जो वहां था उस पे जाता है, एंड गोट लॉस्ट, लेकिन वहां जाते जाते वो अपने रास्ते से भटक गया। मे बी इट वाज लाइक अ लैबिरिंथ, भूल भुलैया जैसा था। दैट इज इजी टू डू, ये करना आसान है। आई हैव बीन इन, क्योंकि ऐसा वो किया उसने, एंड आउट ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, वो कहता है कि मैं सैकड़ों बार आया हूं और गया हूं, तो इसलिए वहां पे विचलित नहीं हूंगा। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, बम्पिंग होता है स्ट्राइकिंग, वो हमेशा नए नए रास्तों में टकराता है, एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, नई नई सीढ़ियां और नए नए कॉरिडोर उसको मिलते हैं जिनसे वो चलता गया। वंस आई गोट इनटू अ टनल, अब वो कहता आखिरकार मुझे एक टनल, एक सुरंग मिली, तमसा रास्ता मिला, अबाउट अ माइल लॉन्ग, एंड केम आउट इन द
लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और वहां से चल के वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकल गया। अनदर टाइम, अब दूसरा इंसिडेंट बताता है, आई केम अप इन ए ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट, वो दूसरी ऑफिस बिल्डिंग में आ गया 3 ब्लॉक्स अवे, जो 3 माले वहां से दूर थी। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, अब उसकी कल्पना और भी ज्यादा बढ़ रही है और कहता कि कई बार तो मैं सोचता हूँ ग्रैंड सेंट्रल जैसे एक पेड़ अपनी अलग अलग ब्रांचेस को फैलाता रहता है, जैसे जैसे बड़ा होगा उतनी ब्रांचेस होंगी, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, जैसे उसकी जड़ें या ब्रांचेस फैलती हैं ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल अपने आप को एक्सपेंड कर रहा, फैला रहा है। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, संभवतः ही कोई लंबी एक गुफा है, दैट नोबडी नोज अबाउट, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि उसका रास्ता अभी भी शहर के नीचे से जाता है, ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और यहां से होते हुए टाइम्स स्क्वायर, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और वहां से शायद एक दोहरा रास्ता बनता है, टी पॉइंट है, तो वो सेंट्रल पार्क की तरफ जाता है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द इयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप, शायद इतने सालों से जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एग्जिट यहाँ पे बताता है कि हम प्रेजेंट से निकल के पास्ट में या फ्यूचर में चले जाएं। वे ऑफ एस्केप, वो यहाँ से गायब होने का, जाने का एक रास्ता बन गया है। जैसे आपने फंटूस मूवी देखी होगी और उस फंटूस मूवी के अंदर एक दीवार दिखाई गई है, वो दीवार एक पर्टिकुलर टाइम पे खुलती, तो कुछ बच्चे, कुछ इंसान जो जा रहे थे अपनी गाड़ी समेत वहां पे एंटर कर गए थे और वो पास्ट के टाइम पे राजा बबूसा के समय पे जीते हैं। तो इसी प्रकार शायद ग्रैंड सेंट्रल से निकल के वो इन चीजों को महसूस करते हैं। मे बी दैट इज हाउ द टनल आई गोट इनटू, और शायद आज मुझे वो रास्ता मिल गया है, मैं भी और लोगों की भांति यहाँ से गायब होऊंगा, निकलूंगा। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इस आइडिया के बारे में कुछ नहीं बताया। The corridor I was in began angling, अब जिस कॉरिडोर में वो था, अब वो एंगलिंग मींस टर्निंग, here and there, वो मुड़ना शुरू हो गया। लेफ्ट एंड स्लांटिंग, लेफ्ट साइड में, और स्लांटिंग होता है टेढ़ा होना, डाउनवर्ड। एंड आई थॉट दैट आई वाज रॉन्ग, और उसने सोचा कि शायद काफी देर हो गई चलते हुए, मैं गलत रास्ते पे आ गया। बट आई केप्ट ऑन, लेकिन वो कंटिन्यू चलता रहा, वॉकिंग। All I could hear was the empty sound of my footsteps, जो उसको सिर्फ सुनाई दे रहा था उसके खुद के कदमों की आवाज, and I did not pass a soul, soul means single personality, और उसके आसपास से एक व्यक्ति भी नहीं गया। Then I heard that sort of hollow roar, फिर उसको एक हल्की फुल्की रोर होती है, दहाड़ आवाज, ahead that means ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, तो उसको कुछ आवाज सुनाई दी जिसमें ये लगा कि आगे ओपन स्पेस है और लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, एकदम से लेफ्ट साइड में वो टर्न करती है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, अब उसको हल्के से फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स होती है सीढ़ियों का एक ग्रुप, उसे उतरा, एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इस प्रकार वो 3rd लेवल पे पहुंचा। ये उसकी जर्नी थी वहां तक पहुंचने की। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द 2nd लेवल, एक बार तो उसने सोचा कि शायद वो घूम फिर के 2nd लेवल पे आ गया। जैसे आप चंडीगढ़ जैसे शहर में जाओगे तो सारे चौराहे एक जैसे, और हमें लगता है कि मैं घूम के वापस उसी जगह आ गया। बट आई सो द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन उसने देखा कि वहां की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो डिफरेंट है, रूम छोटे हैं। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, अब आजकल ज्यादा पॉपुलेशन हो गई तो टिकट विंडो बढ़ गई है हर एक स्टेशन पे, लेकिन कम टिकट विंडो थी। एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बोथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, वो वुडन था और पुराने जमाने का था, मॉडर्नाइजेशन नहीं था। एंड द मैन इन द बुक वर ग्रीन आईसेट, और उसने ग्रीन कलर के आईसेट मींस स्पेक्टेकल्स, गोगल्स पहन रखे थे। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबे लंबे ब्लैक कलर के स्लीव प्रोटेक्टर्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल गर्मियों में जब कोई एक्टिवा पे या बाइक पे जाता है तो अपनी बाजू को बचाने के लिए ऊपर एक ऐसी चीज पहन लेता है जो कवर कर लेती है, तो इसी प्रकार उसने अपनी स्लीव्स को बचाने के लिए पहने हुए थे। द लाइट्स वर डिम, और उस समय पे वहां पे जो लाइट्स थी वो डिम थी, हमारी जैसी अब मॉडर्न नहीं थी जो काफी शाइनिंग होती हैं, ग्लोइंग होती हैं, सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, जैसे वो टिमटिमा रही हो, धीमी हो। देन आई सो व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, फिर उसने देखा कि वहां पे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स क्यों लगा रखे हैं, लाइट्स क्यों नहीं लगा रखी। सो स्टूडेंट्स, thank you here, and the next part will be continued later on in the next video, so please be wait for that, and thanks a lot students for your subscription
of my channel and it is an inspiration for me. I will try to give my best. Thanks a lot again.